हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गपशप ज्ञान। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी चैनल पे फर्स्ट सेलिब्रिटी आए हैं हु इज़ एन एक्टर एंड स्टैंड अप कॉमेडियन मयंक पारे। तो चलिए जानते हैं कैसे एक इंजीनियर बना स्टैंड अप कॉमेडियन। सो स्टे ट्यून इन गपशप ज्ञान। हेलो मयंक, हाँ जी। वेलकम टू गपशप ज्ञान। कैसे हो सर? थैंक यू भाई, फर्स्ट क्लास एकदम। आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, एकदम चिल है। संडे है, मेरे लिए तो मॉर्निंग है। आपका क्या टाइम है मुझे नहीं पता बट रात के 1:30 बज चुके हैं यहाँ बाप रे। ओहो हो। पे। तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊं, एक्टर या स्टैंड अप कॉमेडियन? मयंक बोलिए, बस वही सही है। नाम तो वही है, बाकी तो सब काम है। मल्टीपल पर्सनालिटी आपकी। हाँ, थैंक गॉड मल्टीपल पर्सनैलिटी पे रुक गए, डिसऑर्डर नहीं बोला आगे। हाँ, स्प्लिट नहीं बोला मैंने, स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं बोला। पर्सनैलिटी पे ही रोक दिया, डिसऑर्डर नहीं बोला लास्ट में, विच इज गुड। डिसऑर्डर नहीं बोला मैं। तो सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जैसे आपने कब सोचा कि आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है या एक्टर बनना है? तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। यार, मैं तो कुछ भी नहीं सोचा था क्या करना है। मैं तो नॉर्मल, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लिया। मी टू। सब लोग बोले जॉब। हाँ, वही। और मैं भी आने वाला था यूएस, बट मेरे मार्क्स आए नहीं जीआरई में, तो मैं गया नहीं एमएस करने। वरना मैं भी उधर होता अभी। तो मेरी तरह शादी कर लेते। हाँ, बच गया, वो नहीं किया अभी तक मैं। तो उसके बाद फिर जॉब लग गई। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैं सिविल इंजीनियरिंग में ही, गोवा से। लोग घूमने जाते हैं एक हफ्ते के लिए, मैं 2 साल रहने गया था गोवा। पढ़ाई करी, जॉब ली वहां से, और जॉब लेके हैदराबाद आया। एलएनटी मेट्रो, हैदराबाद में मेट्रो रेल का जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें मेरी जॉब लगी। उसमें यहाँ पे आया और शांति से काम कर रहा था फील्ड पे, रोड के ऊपर एकदम। ब्रिजेस बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना। उसके बाद थोड़ा मजा नहीं आ रहा था लाइफ में। मैं बोला कुछ और किया जाए यार। दिन का तो ठीक है, जेब तो भर रही है, पर दिल कैसे भरेगा? तो उसके लिए मैं सोचा कुछ और किया जाए। तो शुरू से थोड़ा आर्ट की तरफ इंक्लिनेशन था मेरा। मतलब कॉलेज में भी मैं रॉक बैंड में था। आई यूज टू प्ले पियानो, और सॉन्ग कंपोजिशन वगैरह करा था। तो मैंने कहा चलो उसी को कुछ आगे बढ़ाया जाए। तो धीरे धीरे वो फिर एटीज की हिंदी मूवी देखने की लत लग गई मेरे को, सेवेंटीज एटीज की। तो जो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल होती है ना मूवीज, जो लोग दूसरा पायरेटेड प्रिंट डाल देते हैं, और आप मार लेते हो छान के, और फिर ज्ञान देते हो पब्लिक के बीच में कि ये फिल्मों में ऐसा था, मैंने ये किया था, वो किया था। सब फ्री में देखी हुई फिल्म है। तो वो देख के लगा यार, ये कुछ करना चाहिए इसका करके, मतलब मजा आ रहा है एक्टिंग देखने में। तो फिर मैंने एक गुजराती नाटक देखा जो हिंदी में हुआ था। ओके। वो परेश रावल जी का ओ माय गॉड मूवी आई थी ना, हाँ, करेक्ट। उसका एक हिंदी में, सॉरी तेलुगु, हिंदी कहता हूँ, गुजराती में नाटक हुआ था। उसी को हिंदी में भी वो करते थे, किशन वर्सेस कन्हैया बोल के, कांजी वर्सेस कांजी। या यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो वो गोवा आए थे जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो गोवा के पणजी में वो परफॉर्म कर रहे थे, तो मैं देखने चला गया। और देख के मेरे को लगा यार, 2.5 घंटा बिना रुके इन लोग तो पिक्चर के जैसे दिखा दिए पूरा लाइव शो। तो मेरे को लगा देखने में बड़ा मजा आ रहा है, करने में शायद और मजा आएगा। तो वहां थोड़ा सा कीड़ा काटा था। उसके बाद फिर चुपचाप हैदराबाद आके काम करने लगा। फिर मजा नहीं आया, तो यहाँ पे मैंने ढूंढा थिएटर वर्कशॉप, कहाँ पे होता है कुछ सीखना है एक्टिंग वर्कशॉप्स। तो हैदराबाद में ही एक जगह मिली, समाहारा थिएटर ग्रुप बोल के। तो वहां मैंने वर्कशॉप ली, जस्ट फॉर फन, मतलब ऐसे ही, मतलब मेरे को बस एक्सप्लोर करना था कि एक्टिंग कैसे करते हैं लोग, कैसे प्रिपेयर होते हैं, क्या प्रोसेस होता है उस चीज का। तो बस वहां से शुरू हुआ, और फिर वो धीरे धीरे नाटकों में काम मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। कभी सोचा नहीं था फिल्मों में भी आऊंगा।
ऐसा हो गया संजोग कि मतलब एक नाटक में मैं एक्टिंग कर रहा था और ऑडियंस में कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा था तेलुगु फिल्म का। तो उसने मुझे देखा और इज लाइक एक रोल है आपके लिए, आप करोगे क्या, एक बार मिलने आ जाओ, ऑडिशन देने आ जाओ ऑफिस। तो मैं गया, उनको पसंद आया, उन्होंने छोटा सा रोल दे दिया, कुछ 10 से 1 मिनट का रोल था फिल्म में। और वो फिल्म 2 साल बाद रिलीज हुई, 2 साल से चल रही थी, मुझे लगा था कभी रिलीज ही नहीं होगी ये फिल्म, कैसे बन ही नहीं पा रही है, मुश्किल से तो बन पा रही है। रिलीज होने के बाद वो फिल्म सुपर हिट हो गई और वहां मेरे को थोड़ी पहचान मिल गई। तो मतलब मैं आना तो चाह नहीं रहा था। तो वो आपका फर्स्ट ब्रेक था। हाँ वो पहला ब्रेक था। तो हो गई, चीजें हो गई, मतलब मैं फिल्मों की तरफ कभी रुख किया नहीं था खुद से। उसके बाद से फिर कंटिन्यू आई एम लाइक ट्राइंग। ओके, तो आपके पेरेंट्स ने कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं उठाए, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर थे ऑलरेडी, आप एलएनटी में अच्छी सी जॉब कर रहे थे, अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे थे, फिर सडनली आप एक्टिंग साइड मूव हो गए, आपको तेलुगु फिल्म में एक पहला आपको ब्रेक मिला। सो आपके पेरेंट्स को क्या फील हुआ उस टाइम पे? ऑब्जेक्शंस उठाए थे? शुरुआत में तो यार ऐसा था कि मतलब मैं जॉब के साथ करता था ना, दिन में काम करता था, रात को रिहर्सल्स करता था और थिएटर ही करता था। और कॉमेडी भी उसी दौरान शुरू हुई मेरी, थिएटर करते करते ही कॉमेडी शुरू हुई है। तो उनको ठीक था जब तक उनके वो ऐसा था कि जॉब के साथ साथ ये जो करना है करे, बट जॉब रहे हाथ में। लाइक मतलब जैसे पेरेंट्स सोचते हैं कि जॉब रहे, बाकी जो करना है कर, जिंदगी में कोई मतलब नहीं, जॉब नहीं छूटनी चाहिए या काम वाम नहीं छूटना चाहिए। तो तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जब जॉब छूटी, जब मैंने फिर एक ब्रेक ले लिया, आई वाज लाइक कि चलो 6 महीने का ब्रेक लेके देखते हैं यार, कुछ ट्राई करते हैं, फुल फ्लेश्ड बॉम्बे जाते हैं और कुछ करते हैं उधर, सॉरी मुंबई। मैं बीच में एक बार बॉम्बे बोल के फंस चुका हूँ, एक बार मेरे ऊपर बहुत पंगा हो चुका है, तो मुंबई तो आई वाज लाइक कि करते हैं, मुंबई जाते हैं। तो 6 महीने का ब्रेक लिया, कुछ कुछ फिगर आउट किया, थोड़ा बहुत एक वेब सीरीज मिल गई मेरे को, उसमें रोल मिल गया अमेजोन प्राइम पे, लाखों में एक बोल के हिंदी वेब सीरीज, जो कि आईआईटी कोचिंग क्लासेस के बारे में ही थी कि बच्चे लोग कैसे प्रेशर होता है आईआईटी क्लियर करने का। तो काफी रिलेटेबल सीरीज था मेरे लिए भी। मैं उसमें हॉस्टल वार्डन बना था बाला, तो वो काफी फेमस हो गया था सीरीज और मेरा कैरेक्टर amazon प्राइम पे। उसके बाद फिर काफी टाइम तक काम नहीं मिला। तो काम नहीं मिला और जॉब भी नहीं थी, तो पेरेंट्स फिर लाइक थोड़ा थोड़ा, मतलब रिलेटिव्स, पेरेंट्स ज्यादा रिलेटिव्स करते थे ऐसा कि क्या मतलब मारवाड़ी लोग ये सब नहीं करते, टाइम पास नहीं करते हैं, इसको प्रोफेशन नहीं बनाते, छोड़ो अभी ये सब, अभी शादी कौन करेगा, हाँ शादी नहीं होती क्या। तो बोले होती है, पर उनकी, हाँ वो बोले होती है पर उनकी क्या बार बार होती है, हमको एक ही बार करनी है। मैं मतलब एक ही बार करूंगा यार, चिंता मत करो। तो ऐसा कुछ। मारवाड़ी शादी करते हैं और पैसे बचाते हैं। हाँ तो ऐसा इंप्रेशन रहता है ना फिल्मों के बारे में लोगों का। हाँ। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे 1 2 साल 2 3 साल लगा उनको। उसके बाद मेरा भी कुछ काम ठीक, मतलब उस समय आ नहीं रहे थे रोल्स, जबकि मैं अच्छा ही किया। एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई, वेब सीरीज रिलीज हुई हिंदी में, फिर भी रोल नहीं आया था। वैसे क्या हो रहा है पता नहीं। तो मैं स्टैंड अप पे फोकस करने लग गया फिर मुंबई में, और वो काफी अच्छा जा रहा था, मतलब टचवुड बहुत अच्छा जा रहा था। एंड आई वाज एबल टू अर्न वाया स्टैंड अप। बट फिर भी एक अंदर था कि यार एक्टिंग कहाँ से आएगी, अब और रोल्स कहाँ से आएंगे। एंड सडनली आई गॉट अ बिग ब्रेक फ्रॉम तेलुगु। 2 साल के बाद, पहली फिल्म रिलीज होने के 2 साल के बाद मुझे कॉल आया फॉर वाइल्ड डॉग विद नागार्जुना। और वो उसमें प्राइमरी रोल था, शुरू से आखिरी तक पोस्टर्स में था मैं। और वो फिल्म नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई, काफी चली, मतलब सेकेंड लॉकडाउन के टाइम में रिलीज हुई थी। थिएटर पे तो ज्यादा चल नहीं पाई क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लग गया तो सारा बंद हो गया। तो 5 6 दिन मुश्किल से थिएटर में लग पाई फिल्म, तो बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर जब नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई तो इट वेंट ऑन अ रिकॉर्ड व्यूइंग थिंग, मतलब नेटफ्लिक्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वहां से फिर थोड़ा बड़ा ब्रेक मिला एंड देन वहां से अब जर्नी कंटिन्यू है। टच वुड, लाइक आई एम बिजी, आई एम डूइंग लॉट ऑफ वर्क, आई एम बिजी विद तेलुगु फिल्म्स। तो घर वालों को शुरू में था टिल वाइल्ड, और आपका सवाल था घर वालों को लेके ना। हाँ। सो द थिंग इज उनका वाइल्ड डॉग के रिलीज होने तक वो थोड़े डाउट में रहते थे। उसके बाद जब वाइल्ड डॉग रिलीज हो गई तो एवरीवन लाइक एक्सेप्टेड माय प्रोफेशन होल हार्टेडली एंड दे स्टार्टेड शोइंग मी ऑफ लाइक एवरीवेयर, लाइक दीज आर, ये हमारी फैमिली का है, ये है, ये वो है, इसने इसने काम किया, वो काम किया। तो अभी काफी प्राउड है वो लोग। सो अभी एवरीथिंग इज वेरी गुड।
सो आई जस्ट वांटेड टू नो, आई एम जस्ट क्यूरियस, सपोज आप बॉम्बे जैसे गए, तो जैसे आपने कहा कि आपको पहली ब्रेक मिली वेब सीरीज में, तो अगर कोई न्यू कमर्स आया है बॉम्बे में या मुंबई में, तो उसको ब्रेक कैसे मिलती है उसको, कि कौन से पर्सन को कांटेक्ट करना पड़ता है, वो उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो उसको कौन कौन सी स्ट्रगल होती है पहले उसको, आई मीन कांटेक्ट किसको करना पड़ता है पहले, तो यही प्रॉब्लम दिक्कत होती है कि कहाँ जाना है, किस पर्सन को मिलना है, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो अच्छा है, so at least newcomers can get to know. हाँ, तो इसमें ऐसा है ना दोस्त कि क्या चीज है, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या कुछ एमबीबीएस कर लिए, तो हमको एग्जैक्टली पता होता है इसके बाद क्या करना है, इसके बाद किससे मिलना है, काउंसलिंग होगी, एग्जाम के बाद काउंसलिंग, काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद आप कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद यू प्रोग्रेस। सो उसका पूरा सेटअप रेडी रहता है एजुकेशन का। बट अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो बहुत लोगों को लगता है कि, एक तो पहली चीज दुनिया में सबको लगता है कि सब एक्टिंग कर सकते हैं और सबको करनी चाहिए एक्टिंग, ठीक है, बिना सीखे। मतलब बिना सीखे कोई ये नहीं बोलता कि मैं ऑपरेशन कर लूंगा या मैं बिल्डिंग बना लूंगा, ठीक है। एक्टिंग का लगता है कि दुनिया में सब कर सकते हैं, बट चीज ऐसी है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं, तो लोग उस तरफ तवज्जो नहीं देना चाहते, उसको सीखना नहीं चाहते। या तो थिएटर कर लो थोड़ा, जहां पर भी हो, अगर आपको सच में एक्टिंग करनी है तो थोड़ा प्रोफेशनली थिएटर कर लो, थोड़ा वर्कशॉप्स ले लो, या एक्टिंग इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छी अच्छी देश की, जैसे एफटीआईआई पुणे में है, उसके बाद एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है। तो ये सब आप जगह सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिंग क्या होती है, कैसे एक्सप्लोर करते हैं, ये दुनिया क्या चीज है, वो आपको बताते हैं। सिखा तो कोई सकता नहीं है, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उसको निकालते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको करनी है सच में एक्टिंग, तो पहले तो सीखो कहीं, और उसके बाद समझ के आओ, मतलब ऐसे खुला मत आ जाओ। बट वही है ना, मुंबई बोलते हैं बड़ा नसीब वाली जगह है, कई लोग को तो पहले दिन काम मिल जाता है, कई लोग को 10-10 साल बाद भी काम नहीं मिलता, सीखे हुए लोगों को भी काम नहीं मिलता। तो बॉम्बे में, मुंबई में ऐसा है दोस्त कि मतलब बहुत सारे कास्टिंग एजेंट्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्मों में, वेब सीरीज में कास्ट करते हैं आपको। तो उनके पास आप जाइए, उनके पास आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है, कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा एज क्या है, वो सब कुछ वो इंट्रोडक्शन लेते हैं। उसके बाद अगर कुछ रोल आपको फिट होता है आपके लुक में, आपके बोलने के तरीके में, तो फिर वो आपको रोल देते हैं। मतलब इट्स एज सिंपल, मतलब इतना ओपन सिस्टम है, मतलब ऐसा है दोस्त। मतलब ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि आप गए हो तो पहले दिन ये चीजें आपको करनी चाहिए, ऐसा कोई मैंडेट, ऑफिशियल मैंडेट नहीं है, क्योंकि ये इतनी ओपन इंडस्ट्री है, किसी का कोई किसी से कनेक्शन नहीं है, तो बड़ा रैंडमली काम मिलता है यहाँ पे। बट फिर भी बोलते हैं कि मुंबई में कोई आता है तो सबसे पहले 5-6 कास्टिंग डायरेक्टर की ऑफिस है, वहां पे मत्था टेकने जरूर जाता है। तो वहां पे जाता है, अपनी पिक्चर्स, अपनी प्रोफाइल और अपने ऑडिशन इंट्रोडक्शन दे के आता है, और फिर वहीं पे लोग मिलते हैं दोस्त, वहीं पे लोग मिलते हैं, फिर ऑडिशन का ग्रुप बनता है व्हाट्सएप का, उसमें ऑडिशंस के आपको अपडेट्स आते हैं, दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट। ओके, ओके, मेक सेंस। सो वाइल्ड डॉग में जब ऑडिशंस हुआ था तो आपको जो मोनोलॉग दिया गया होगा ना शायद ऑडिशन के लिए, तो वो किस टाइप का मोनोलॉग था? भाई वो तो तेलुगु का मोनोलॉग था, बड़ा मतलब मेरे लिए तो नाइटमेयर था, क्योंकि आई मीन वो रोमांटिक था या कुछ एंग्री मैन वाला था कि कौन सा था? रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मूवी काफी एक्शन ओरिएंटेड थी ना, टेररिस्ट को पकड़ने की। तो थोड़ा उसी जॉनर पे था, थोड़ा हार्ड एंड कोर वाला, हार्ड कोर टाइप का था मोनोलॉग्स। तो प्रॉब्लम इमोशन की नहीं थी, प्रॉब्लम लैंग्वेज की थी उसमें, क्योंकि तेलुगु एक दो लाइन। ओके, आपको तेलुगु, हाँ, आपकी तेलुगु इतनी फ्लुएंट नहीं होगी उस टाइम पे। उस समय नहीं थी, बट अभी मैंने लेसन्स ले लेके और हर पिक्चर में अपनी डबिंग खुद करके थोड़ी फ्लुएंसी आ गई है, मैं थोड़ा बात कर सकता हूँ। तो उस समय एक दो लाइन, दो चार लाइन बोल सकता था, पर मोनोलॉग बोलना 2.5-3 मिनट का लंबा, वो भी तेलुगु में, तो आई वाज लाइक, उन्होंने बोला कि कल ही चाहिए हमको, एक दिन में आप ऑडिशन प्रिपेयर करके दीजिए, और 3 मोनोलॉग दिए थे वो लोग। तो आई वाज लाइक, भाई मेरे, तू मेरे को एक हफ्ता दे, मैं 3-3 दिन में एक एक करके दूंगा, मेरे से अभी नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रख, मैं दूंगा, लेकिन पूरा दूंगा एक एक करके। तो मैंने 10 दिन में उनको 3 मोनोलॉग दिए, और फाइनली दे वर लाइक कि अब हिंदी में कुछ मोनोलॉग करके दो। तो मैंने कहा, ओहो, ये तो नो बॉल दे दिया, मैं छक्का मारूंगा इस पे। तो उन्होंने फिर
मैंने हिंदी में पहला अच्छे से मोनोलॉग दिया, और वहीं पे मुझे डायरेक्टली फोन पे देवर लाइक कि यू आर इन। तो दैट्स हाउ। वाह, इट्स रियली एक्साइटेड। तो जब भी आपने अपना पोस्टर पे आपका आपका खुद का पिक्चर देखा पोस्टर पे, और वो भी नागार्जुन के साइड्स पे, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी? बिकॉज इस जब आपका खुद का पोस्टर लगता है, वो भी बिग बैनर, इट्स रियली बिग ऑनर। आपकी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम पे? यार पहले ऑनेस्टली बताऊं तो हमको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि जो पोस्टर जब लॉन्च होने वाला है तो उसमें हमारी भी फोटो रहने वाली है। तो उन्होंने बोला कि पोस्टर लॉन्च है अभी और रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो रहा है, तो पीछे से पोस्टर आ रहा था और हम सब बैठे हुए थे सामने में। तो हमने पलट के देखा एंड नागार्जुना सर का फोटो आया। फिर धीरे धीरे बाकी सब का आने लगा है। उस एक भाई ये तो मतलब पच नहीं रही भाई बात, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया करके अभी मतलब। तो मतलब वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था, बट कहीं ना कहीं पता था कि यार हम भी डिजर्व करते हैं, इसीलिए ये चीज हमको मिली है। तो थोड़ा अनबिलीवेबिलिटी थी, बट आपको एक्सेप्ट भी करना होता है ये चीज कि आपको अपने आप को भी भरोसा दिलाना होता है कि आप में दम है तभी तो आप यहाँ पर हो। आप में कुछ बात है तभी तो आपको यहाँ तक लेके आए हैं बाकी लोग भी। वरना क्यों फोकट में हमको यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते, इतना बड़ा रोल देते। तो कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट भी थी, अनबिलीवेबिलिटी की। और उसके बाद ये भी था कि मैं डिजर्व करता हूँ यार, ये है मेरा मतलब, मेरे में थोड़ी बात तो है, ताकि इसीलिए मतलब एरोगेंस नहीं है, वो नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस है। तभी आप सिलेक्ट हुए ना उसमें। हाँ, तो वो चीज था, तो काफी खुश हुआ। 2 दिन तो हम सारे लोग बहुत खुश थे, बहुत सेलिब्रेट किए। एंड बस ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद दिए कि भाई करियर के शुरुआत में ही इतनी अच्छी फिल्म, इतना अच्छा रोल और इतने अच्छे लोग साथ में जुड़ते हैं। तो आपकी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी तब, जब आई थिंक पोस्टर रिलीज हुआ था, तब तब आप उसमें शायद इमोशनल हो गए थे और शायद रो भी पड़े थे। हाँ, तो उसके बाद वो नागार्जुन सर ने आपसे क्या कहा था? वो आपने तो देखा होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो मेरी स्पीच के दौरान ही जब कट रहा था कैमरा, तो वो हंस रहे थे जो मेरी बातों पे। एंड ही लाइक कि यार मैंने सोचा नहीं था, इट्स तुमने नॉस्टैल्जिया पे ले गया मुझे। ही सेड कि मतलब इट वाज अ वेरी नाइस स्पीच, वेरी वेरी मेमोरेबल, काफी एंजॉय किया बोले मैं सुन के। बिकॉज इट वाज कमिंग फ्रॉम हार्ट। मतलब आप खुद सोचो, आप बचपन से जिनको देख रहे हो स्क्रीन पे, बचपन से आपको लगता है कि इनको आप छू नहीं सकते, इनके पास जा नहीं सकते, इनको बस आप स्क्रीन में देख सकते हो, या कहीं गलती से अगर दिख गए शूट करते हुए कहीं रोड पे, तो आप दूर से बस देख सकते हो और भीड़ में से ऐसे हाथ हिला सकते हो, है ना। एंड कट टू आप उनके साथ बैठे हो, वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उनके साथ एक्टिंग कर रहे हो, एंड आपकी दोस्ती हो रही है, आप खाना खा रहे हो, आप एक्टिंग की बातें कर रहे हो, तो इट फील्स लिटिल अनरियल। तो शूटिंग के शुरुआत में इट फेल्ट अनरियल, बट धीरे धीरे शूट खत्म होते 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 आई इट वाज वेरी नॉर्मल एंड इट वाज वेरी रियल फॉर मी कि हाँ मतलब मैं डिजर्व किया तभी तो यहाँ पहुंचा। तो फर्स्ट मीटिंग आपकी कब हुई थी नागार्जुन सर के साथ? फर्स्ट मीटिंग शूट शुरू होने से एक महीने पहले हुई थी। हमारा वर्कशॉप चल रहा था वहां पे अबाउट एक्शन सीक्वेंसेस। तो मेरा क्या, थोड़ा मैं ओवरवेट भी था उस समय, कुछ 90 किलो के आसपास, 90-94 किलो का। तो मुझे वेट भी कम करना था, कमांडो का रोल है करके, तो 10-12 किलो कम भी किया मैं उसके लिए। तो उस वर्कशॉप के दौरान ही हमें बताया गया कि एक दिन की नाग सर मिलने आएंगे। तो बस हम लोग एक्साइटेड थे उसी दिन, तो वो हमसे मिलने आए और हम बैठे। अब वही जो मैंने स्पीच में बोला वही मेरे साथ हुआ कि वो आए और मेरे दिमाग में गाना चलने लग गया। वो बैठे और हमसे बात बात किए, और सबसे हम तीनों चारों से अच्छी मतलब पूछे, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, अभी तक क्या किए हो, एक्टिंग में कैसे आए, सारी चीजें बात हुआ हुई आधा घंटा। एंड ही वाज लाइक कि वेलकम ऑन बोर्ड, लेट्स किल इट, विल मेक अ गुड फिल्म एंड ऑल। सो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी वार्म। आप आपने जब नागार्जुन सर के साथ जब कोई भी सीन किया होगा, तो कितने रीटेक हुए थे आपके? मेरा रीटेक वगैरह तो ज्यादा नहीं हुआ दोस्त, मतलब शुरुआत में एक दो हुआ था।
बट वही कह रहा हूँ ना, शूट से पहले ही 1 महीना पहले मिलके हमको उन्होंने कंफर्टेबल कर दिया था, सो दैट शूट में फर्स्ट डे मिलके हम वो ना हो जाए। पहले दिन ऑफ कोर्स थोड़ी नर्वसनेस थी, बट हमारी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी थी कि हम लोग, डायरेक्टर ने हमारे बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था हमको। डायरेक्टर अहिशौर सोलोमन है, वाइल्ड डॉग के। तो उन्होंने 1 महीना हमारे साथ बैठ के शूट कैसे होगा क्या होगा, हमको सीन्स के बारे में इतना अच्छे से प्रिपेयर कर दिया था कि हम लोग काफी कॉन्फिडेंट थे। तो उस तरीके से शूटिंग में काफी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ऐसा स्मूथ सा हो गया, थैंकफुली। जैसे अब स्टैंड अप कॉमेडियन भी आप करते हो और एक तरफ आप एक्टिंग भी करते हो, तो कई बार मोनोलॉग में ऐसा हुआ कि सपोज आप एक तरफ जो स्टैंड अप कॉमेडियन के शो करके आ रहे हो और दूसरा तुरंत आपका शूटिंग है और उसमें मोनोलॉग कुछ डिफरेंट ही है, यहाँ कॉमेडी करके आए हो, यहाँ पे एक्शन सीन है, तो आपने उसको एडजस्टमेंट कैसे किया? आपने रोल कैसे स्विच किया? यार वो ऐसे प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ गया, मतलब कॉमेडी करके जब मैं स्टेज से उतरा तो मैं कोशिश करता हूँ उसको अब स्विच ऑफ कर दूं, मतलब हो गया वो स्टेज में परफॉर्मेंस हो गया, मस्ती मजाक हो गया, अभी नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं। तो आई थिंक ये करते करते आ जाता है। जैसे आप खुद ऑफिस जाते हैं तो आपका दिमाग उसी समय चला जाता है, काम पे फोकस ऑटोमेटिकली हो जाता है, उस पे फोकस हो जाता है। उसके बाद जब आप घर आते हैं तो आपका मूड अपने आप चेंज हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। फैमिली एनवायरनमेंट में आप वेकेशन में जा रहे हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता है, घूमने के उसमें। मूवी देखने जा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस मूवी में घुस जाते हैं। तो अगर हम उसको वैसे ही कॉन्शियसली करें, मतलब उतना ही आराम से होने दें अपने आप को, तो वो हो जाता है। उसमें ज्यादा मेहनत करोगे कि फोर्स करोगे कि अभी मेरे को स्विच करना है, अभी मेरे को उधर जाना है, अभी मेरे को ये करना है, तो प्रॉब्लम वहां पे होती है, ओवर प्रिपरेशन या ओवर फोकस से। अगर आप नॉर्मली लाइफ को होने देंगे तो वो अपने आप हो जाता है। मतलब हर इंसान अपनी जिंदगी में अलग अलग किरदार निभाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑफिस में बॉस के सामने अलग, और आप बॉस के केबिन में जैसे घुसे हैं तो आपका कैरेक्टर और बॉडी लैंग्वेज तुरंत बदल जाएगा। बाहर आके अपने पीयर्स के साथ आए हो, अपने कलीग के साथ, तो तुरंत आपकी बॉडी थोड़ी फ्री हो जाएगी, थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या आप सोच के करते हो या ऑटोमेटिकली हो जाता है? वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वही चीज है, वही जिंदगी को ही मैं मतलब होने देना चाहिए, उसी से सब कुछ हो जाता है। तो कई बार बीच शूटिंग में आपने जोक्स भी क्रैक किए होंगे। बहुत बहुत, मतलब वो तो मतलब मेरा। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप जैसे कोई डायलॉग डिलीवर करते हो और आपको याद आ जाता है कि यहाँ मैं जोक्स क्रैक कर सकता हूँ, तो कभी ऐसा हुआ शूटिंग रोक के आपने जोक्स क्रैक किया हो? टेक नहीं नहीं, शूटिंग रोक के कभी नहीं, टेक्स होते हुए कभी नहीं, क्योंकि वो काफी सीरियस मामला होता है। टेक्स के बीच में जब रेडी हो रहे हैं हम लोग अगले शूट के लिए, बीच में बैठे हैं सारे लोग, तो काफी हंसी मजाक हुआ था। मतलब नाग सर के साथ संयमी खेर और बाकी के सारे जो एक्टर्स हैं, प्रदीप, अली, प्रकाश, हम जो 5-6 लोग हैं, तो काफी हंसी मजाक किए थे हम लोग। तो एक रात को शूट लोकेशन में रात को वहीं पे सो गए थे, नदी के किनारे टेंट लगा के, कि अगले दिन भी यही शूट करना है, यही सो जाते हैं, बढ़िया माहौल है पहाड़ों के बीच में, सो जाओ। सो गया वही। तो ये कॉमेडी की बात कर रहा हूँ, तो काफी टाइम से बॉलीवुड में कभी भी अभी भी अच्छी कोई कॉमेडी मूवी नहीं आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉलीवुड कोई अच्छी कॉमेडी मूवी क्यों नहीं बना सकता है अभी? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, या बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हो चुके हैं, या वो जोक्स क्रैक करना मुश्किल हो रहा है? दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मतलब मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता। ये दौर दौर की बात है। अभी आप देखो, हमारे ही बॉलीवुड में ही, मतलब बॉलीवुड तो नहीं बोलता मैं इसको, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलता हूँ। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप देखो, अंदाज अपना अपना भी बनी है, हेरा फेरी भी बनी है। हाँ, वो एक जॉनर अलग था कि हाँ, आफ्टर हेरा फेरी जो आई उसके बाद एक ढंग की कोई कॉमेडी पिक्चर अच्छी नहीं आई। नहीं, उसके बाद भी बहुत सारी फनी फिल्में आई है, विक्की डोनर आई है, ड्रीम गर्ल आई है, आयुष्मान की काफी सारी फिल्में आई हैं, शुभ मंगल सावधान आई हैं, तो कॉमेडी फिल्में आती रही हैं। बट चक्कर क्या होता है, दौर हमारे यहाँ वो होता है, भेड़ चाल हो जाती है थोड़ी, कि एक चीज जो चल रही है वही चलाते रहो। अभी हेरा फेरी के बाद आप देखो, अर्ली 2000 में पूरी कॉमेडी फिल्म ही आई थी प्रियदर्शन की। खट्टा मीठा आई थी, फिर आपकी चुप चुप के आई थी जिसमें राजपाल यादव और प्रियदर्शन, अक्षय कुमार की भागम भाग।
पूरी कॉमेडी का दौर था तो कॉमेडी पेल रहे थे। अभी अब एक्शन थ्रिलर डार्क का टाइम है तो सब वही पे ले जा रहे हैं। मिर्जापुर हो, पाताल लोक हो, सेक्रेड गेम्स हो, है ना। उसके बाद तो आई थिंक ये दौर दौर की बात है। तो बनाने को तो हर चीज बना सकते हैं, जस्ट कि क्या बनाना चाहते हैं, और थोड़ा सा वो कॉर्पोरेट एंगल घुस जाता है ना कि क्या बिक रहा है अभी, तो उसी के पीछे भागने लग जाते हैं। तो आई थिंक वो दौर भी बहुत जल्दी आएगा कॉमेडी फिल्मों का, रोम कॉम का। जैसे सत्य प्रेम की कथा आई अभी एक, आई थिंक इट वाज अ डिसेंट फिल्म, अच्छी लाइट हार्टेड कॉमेडी भी थी उसमें। उसके बाद इवन रॉकी और रानी की प्रेम कथा मुझे काफी अच्छी लगी, रॉकी और रानी की प्रेम कथा। उसमें रणवीर सिंह ने एकदम मचा दिया है, मतलब फर्स्ट हाफ वाज अमेजिंग, मतलब काफी फन था वो। तो अब वापस आ रहा है वो दौर धीरे धीरे। रोम कॉम भी गायब हो गई थी, आप देखो पिछले 8-10 साल से रोम कॉम फिल्में भी नहीं मिल रही थी अपने। तो वही दौर दौर की बात है दोस्त, आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ 5-10 साल ये चला, फिर 5-10 साल ये चला, फिर 10 साल ये आया। अभी 80s और 90s में लोग बस हीरोइन को बचाते थे गुंडों के पकड़ से। तो वही होता था, एक गुंडा आता था, हीरोइन को पकड़ के ले जा लेता था, फिर हीरो लास्ट में छुड़ाता था। तो वो दौर भी देखे हम लोगों ने। So, who is your favorite comedian and why you are following him? मेरा फेवरेट कॉमेडियन भाई राजू श्रीवास्तव। वही था, वही है और वही रहेगा। क्योंकि उनमें जो मासूमियत थी, जो अपनापन था, और जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी, वो हर चीज को अपना बना लेते थे। वो छोटी से छोटी चीज, मरी हुई चीजों से कॉमेडी निकालते थे, उसको जिंदा कर देते थे, इवन नॉन लिविंग थिंग्स। तो मुझे वो उनका ह्यूमर काफी पसंद था, तो राजू श्रीवास्तव है। तो जब भी आप कॉमेडी शो करते हो तो आप उनको सपोज सामने रखते हो कि अगर मेरी जगह अगर राजू श्रीवास्तव जी होते तो वो कैसे ये डिलीवरी करते हैं? नहीं, वैसा तो नहीं सोचता मैं शुरुआत में आप बोल सकते हो, जब मैं उनको बहुत देखता था तो शायद उनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर थोड़ा रहता था। बट जब मैं प्रोफेशनली शुरू किया कॉमेडी करना, तब मुझे एक बात समझ में आ गई कि जितना मैं खुद रहूंगा, जितना मैं मयंक पारक रहूंगा, मजा उतना आएगा। तो उनसे मैंने कॉमेडी के बारे में थोड़ा बहुत सीखा, काफी कुछ सीखा। बट मैं कैसे डिलीवर करता हूँ जोक्स और मेरे क्या ऑब्जर्वेशन है, वो मैंने अपने ही रखे। वो मुझे बहुत शुरू में ही समझ में आ गया था। आपका मैंने एक आपका मैंने वो कॉमेडी शो देखा स्टैंड अप कॉमेडी में, तो उसमें आप बोल रहे थे क्राइम पेट्रोल में आपको एक बार जाना है। हाँ, अरे भाई मेरे को नशा था, क्राइम पेट्रोल का एडिक्शन था यार। मेरे को लगता था एक आध रोल तो मिल ही जाएगा मेरे को क्राइम पेट्रोल में, आज तक नहीं मिला लेकिन। तो आपको किस टाइप का रोल करना है, इंस्पेक्टर का या वो नेगेटिव रोल करना है मेरे को क्राइम जो पेट्रोल हर में, बार पता रहता है हाँ यही खूनी है? हाँ मेरे को क्राइम पेट्रोल में जो रोल मिले मैं कर दूंगा भाई। मतलब मेरा एक वो बचपन का, मतलब बचपन तो नहीं, जब से एक्टिंग का चस्का लगा है, जब से मैं बॉम्बे भी गया ना, मैं मुंबई भी गया, तो वहां पे भी मैं क्राइम पेट्रोल के भी काफी ऑडिशन दिया यार, पर साला कभी हुआ ही नहीं मेरा क्राइम पेट्रोल में, पता नहीं क्यों। फिल्में कर लिया, वेब सीरीज कर लिया, क्राइम पेट्रोल में रोल नहीं मिलता था। और मेरे दोस्त लोग कुछ क्राइम पेट्रोल करते थे तो मेरे को बड़ा लेफ्ट आउट फील होता था। और वो लोग मेरे को बोलते थे भाई तू पागल है, बात मत कर, तू फिल्में कर रहा है, वेब सीरीज कर रहा है। मैं बोला भाई क्राइम पेट्रोल एक अलग चीज है दिल पे, वो एक बकेट लिस्ट है मेरा, उसको टिक ऑफ करना है मेरे को एक बार। जब यूएस में फर्स्ट टाइम आया था मैं, तब शुरुआत में तो ग्रीन कार्ड या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 2 महीने मैंने यही किया, सारे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देख डाले। मतलब कुछ बात है, काफी हुक करके रख देते थे क्राइम पेट्रोल वाले। तो एक अभी एक सीरियस क्वेश्चन है। तो आपके हिसाब से हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? इन्फ्लुएंसर की तो बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है यार डिक्शनरी में, कि जो इन्फ्लुएंस कर सके आपको। अब वो इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके का हो सकता है। आप, मैं समझ रहा हूँ आप आज के संदर्भ में बोल रहे हो कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, क्या नहीं होता है। बट आई नो आप, मैं भी, मुझे भी बड़ा थोड़ा वो है, मतलब ट्रॉमा सा हो गया है कि जब भी इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई नाच रहा है मेरी स्क्रीन में। ठीक है, बड़ा फैंसी सा वर्ड है देने के लिए, अगर कुछ 100,000 फॉलोवर, लाख फॉलोवर हो गए तो आप सब अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझने लग जाते हैं। इन्फ्लुएंसर मेरे हिसाब से वही होता है यार, जो आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे, आपको इन्फ्लुएंस करे, कि मतलब अच्छा फील कराए।
कुछ लाइक स्किल्स की वजह से हो या कुछ अच्छी बातें करता हो, वो चीज। जैसे कुछ कुछ लोग हैं जो कुछ भी कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर के नाम पे। मतलब मैं जैसे एक देखा एक वीडियो में जिसमें एक बंदा है जो अपने ऊपर पेस्ट डालता है, अपने ऊपर फिनाइल डालता है और जोर जोर से चिल्लाता है, ठीक है। और बस वही करता है वो, 10 सेकंड का वीडियो डालेगा, ऐसे डालेगा और जोर से चिल्लाएगा ये, ऐसे करके बस। और भाई साहब उसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है ना। मैं जोक कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, जोक करके, रिकॉर्ड करके, खर्चा करके 1 मिनट का रील डाल रहा हूँ, वो कोई देख नहीं रहा है। मतलब हम लोग गधे हैं, कई बार लगता है मैं भी वही कर लूं, भाड़ में जाए ये सब चीज। तो बड़ा मतलब डाइल्यूटेड डेफिनेशन उसका। अब आज का दौर ही ऐसा है, तो क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट कॉमेंट बिकॉज दे आर सेलिंग, दे आर, वो लोग फेमस हो रहे हैं, दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स, दे हैव बिकम ब्रांड के फेसेस। तो अभी वही है। So who is your favorite influencer? इन्फ्लुएंसर फेवरेट भाई मेरे को अभी रिसेंटली वो बहुत अच्छा लगता है, फूड फार्मर बोल के है एक, जरूर उसको चेक करिए। वो क्या करता है, आपका हर एक प्रोडक्ट लेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैगी हो गया या बोर्नविटा हो गया, उसको प्रोडक्ट को लेके उसके इंग्रेडिएंट्स में जाएगा पीछे, और आपको सच्चाई बताएगा कि ये लोग बोलते हैं कि ये हेल्दी बेच रहा हूं मैं, और इंग्रेडिएंट्स में जाएगा कि इसमें तो इतना शुगर है, इसमें तो इतना सैचुरेटेड फैट है। ये बोलते हैं मैं क्या बोलते हैं, पालक वाली मैगी बेच रहा हूँ या कुछ समथिंग, और पीछे दिखेगा कि इसमें 1% पालक है बस, तो बेचने के लिए हेल्दी हेल्दी चीजें बेच रहे हैं। अरे भाई उसने तो मतलब मचा के रखा है इंटरनेट में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की वाट लगा के रखा है उसने। उसके ऊपर कई सारे केसेस हो गए हैं, और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स अपनी टैगलाइन चेंज करते जा रहे हैं बिकॉज उसके वीडियोस की वजह से। तो आई थिंक ये इन्फ्लुएंसर होता है। फॉर मी ही इज अ इन्फ्लुएंसर, ही इज एन इन्फ्लुएंसर। आई एग्री, आई एग्री। तो आपने रील्स की बात की, तो जैसे कि आजकल लोगों का अटेंशन स्पान 5 सेकंड से भी कम हो गया। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पान 7 सेकंड का है, हम लोगों का तो 5 सेकंड ही हो गया है। तो जब आप कोई रील्स बनाते हो तो आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, करोगे कि 5 सेकंड में हाँ ये ऑडियंस को ये पसंद आएगी? आप क्या सोच के ऐसा कुछ रील बनाते हो? मैं नहीं सोचता, मैं कुछ नहीं सोचता वैसा, कसम से बता रहा हूँ मैं कुछ नहीं सोचता। मेरे दिमाग में एक जोक है, मेरे को वो जोक बोलना है, अब उसमें चाहे 15 सेकंड लगे, चाहे 30 सेकंड लगे, चाहे 1 मिनट लगे, मैं उस हिसाब से डालूंगा। अगर 5-5 सेकंड के अटेंशन स्पैन के बारे में सोचने लगा तो मेरा तो पूरा मतलब तरीका बदल जाएगा। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं ना, अटेंशन हुक करने वाला नहीं हूँ, मैं एक कॉमेडियन हूँ, तो मेरा जो काम है मैं वही करता हूँ। तो भाई मैं तो नहीं सोचता, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है शायद मेरी कमी भी है ये, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ये चीज, बट मेरे से नहीं होता भाई। मेरे को जो जोक जैसे बताना है मैं वैसे बताता हूँ। अब उसे चाहे 10,000 लोग देखें, चाहे 1.5 मिलियन लोग देखें, चाहे 100 लोग देखें, मैं बता देता हूँ जैसे बताना है। तो आपको क्या करना पसंद होता है, एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन और एज एन एक्टर? दोनों के अपने मजे हैं भाई। जैसे अगर मैं आपको तफ्तीश से बताऊं तो कॉमेडी करने में क्या होता है ना, कि जब आप स्टेज में होते हो तो यू आर योर सेल्फ, आपके खुद के जो थॉट्स है, आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है, वो जोक के माध्यम से बाहर आती है। तो यू फील वेरी सेंटर्ड, यू फील वेरी ग्राउंडेड, मतलब यू फील वेरी रियल योर सेल्फ। तो उसका एक अलग मजा है, उसका एक अलग हाई है, उसको सेल्फ वैलिडेशन मिलता है उसमें, और तुरंत का तुरंत मिलता है। आपने जो किया, सामने वाला हंसा, आप तुरंत वैलिडेट हो गए, आपको तुरंत मस्त नींद आ जाएगी रात को अच्छी, ठीक है। एक्टिंग में क्या है कि आपको कोई दूसरा बनने का मौका मिलता है, कि दूसरा कैसे चलता है, दूसरा कैसे बोलता है, दूसरा कैसे चीजें करेगा, दूसरा कैसे कपड़े पहनेगा, तो उसका एक अलग मजा है। और उसमें आपको पता नहीं होता कि ये कैसा दिखेगा, कैमरे में लोगों को कैसा लगेगा। तो उसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है कि सब कुछ तैयार होने के बाद जब स्क्रीन में आप देख रहे हो, तो या तो ये अच्छा लगेगा या बहुत बुरा लगेगा। तो वो बहुत बाद में पता चलता है कि आप बहुत गलत चले गए हो या बहुत सही चले गए। तो उसका हाई अलग है, उसका थ्रिल अलग है। तो कई बार ऐसा हुआ हुआ होगा ना कि शो में आपने कोई जोक्स क्रैक किया और सामने वाला हंसे ही ना? भाई हर दूसरे तीसरे दिन होता है, हर शो में होता है, उसमें क्या है। उसको हैंडल कैसे करते हो आप?
या तो ऑडियंस इंटरेक्शन करके हैंडल कर लेते हैं, या तुरंत दूसरे जोक में स्विच कर जाते हैं जो हमको पता है चलेगा ही, या एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आज हमारा दिन नहीं है, मान लो। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि पसीने छूट जाते हैं, यार कब ये शो खत्म हो और मैं निकलूं। बिल्कुल भाई, 16-17 डिग्री के एसी वाले रूम में भी पसीने छूटे हैं हमारे कई बार। हाँ मतलब बिल्कुल। और तब ऐसा होता है कि 1 घंटे का जो आपका शो होता है, फिर आप फास्ट बोलने लग जाते हो जब जोक्स नहीं चलते हैं, और वो 40 मिनट में खत्म हो जाता है सेम जोक्स। तो कभी भी आपको किसी और कॉमेडियन के साथ कंपैरिजन किया है कभी भी? हाँ यार, ये तो होता रहता है। मतलब तुम्हारा थोड़ा वैसा होता है, तुम थोड़े वैसे कॉमेडी करते हो, तुमसे अच्छा ये कर रहा है मेरे को मेरे को राजू श्रीवास्तव के बारे में बोलते हैं लोग कि आप भी काफी ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करते हो, आप भी एक्ट आउट्स बहुत करते हो। तो वैसे कंपैरिजन होते हैं दोस्त। तो बीइंग अ कॉमेडियन, व्हाट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ? अचीवमेंट के हिसाब से तो भाई मैं यही बोल सकता हूँ, बीइंग अ कॉमेडियन, पर्सनल अचीवमेंट ये हुआ है कि मैं खुद को थोड़ा ज्यादा जानने लग रहा हूँ। धीरे धीरे रैट रेस से कम होता जा रहा हूँ। मतलब कंपटीशन वाली जो भावना है, चाहे खुद से हो चाहे किसी और से हो, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और बीइंग अ कॉमेडियन ये हो रहा है कि भाई लोगों के बिहेवियर, लोगों के ऑब्जर्वेशंस थोड़ा ज्यादा समझ में आते हैं, वो हो रहा है। और प्लस पैसे भी कमा रहा हूँ, अच्छी बात है कॉमेडी से। तो वो भी अचीव, नाम नाम अचीव किया है। लोग बोलते हैं ना, जब आपको कोई लोग बोलता है यार ही इज फनी, हो रहता है तो मजा आता है, हंसी आती है यार। इट्स अ इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर मी। तो आपने तो बॉलीवुड में भी काम किया है, टॉलीवुड में भी काम किया है। तो आपको किस इंडस्ट्री या बॉलीवुड, इधर टॉलीवुड, किस इंडस्ट्री में आपको वर्क करना बेहतर लगता है? यार बॉलीवुड में तो मैंने बस एक वेब सीरीज करी है, लाखों में एक। तो मेरा सैंपल साइज और एक्सपीरियंस बहुत कम है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। पर तेलुगु में मैं कुछ 5 फिल्में कर चुका हूँ और 4-5 वेब सीरीज कर चुका हूँ अभी तक। तो यहाँ का भाई बड़ा प्रोफेशनल सेटअप है। मतलब ढकाढक काम करते हैं यहाँ पे, कोई फालतू की चीजें नहीं होती है। बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत जल्दी काम खत्म होता है, और बहुत पैशनेट और बहुत समर्पित लोग हैं यार अपने काम के प्रति यहाँ पर। नेक्स्ट लेवल। और आप देखो वो दिख भी रहा है, मतलब जिस पैन इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड वाइड कैसे साउथ की फिल्में फाड़ रही है, छप्पड़ फाड़ रही है। मतलब केजीएफ लो, बाहुबली लो, पुष्पा ले लो, कांतारा ले लो, कार्तिकेय 2 ले लो। मतलब मैं बहुत सारे गिना सकता हूँ। अभी ट्रेलर रिलीज हुई है रजनीकांत की। तो उनका पैशन अलग से दिखता है। बॉलीवुड भी बहुत अच्छी फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी फिल्में बनाता है। बट अभी के दौर में आप देखो कि जिस तरीके से साउथ लीड कर रहा है बिजनेस फिल्मों का, वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो बिकॉज उनके वर्क एथिक्स कुछ अलग लेवल पे, और बहुत अलग लेवल पे जाके फिल्में बनाते हैं ये लोग। बहुत हार्ट से इमोशंस बहुत हाई होता है इनकी फिल्म्स में। तो रोहित शेट्टी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें बोले कि बॉलीवुड में जो अभी यंग जनरेशन जो आ रही है, यंग एक्टर्स जो अभी नए नए आ रहे हैं, उनमें इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। और ज्यादातर वो लोग मैनेजर्स रखते हैं, और मैनेजर ही ज्यादातर रिस्पॉन्स करते हैं, और वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते ही नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? आपका खुद का मैनेजर है फर्स्ट, या आप खुद करते हो? मेरा मेरा मैं सब कुछ खुद ही मैनेज करता हूँ। बट अब थोड़ा मतलब ऐसा हो रहा है कि काम बढ़ रहा है तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है सब चीज मैनेज करने में। तो जेन्युइनली यू नीड अ पर्सन हु मैनेजेस योर ट्रैवल, योर स्टे, द लॉजिस्टिक पार्ट। बट उसके बावजूद भी जो क्रिएटिव पार्ट है वो मैं ही मैनेज करूंगा। जैसे जो रोहित शेट्टी जी बोल रहे थे कि मैनेजर्स आ गए बीच में, तो मेरे क्रिएटिव पार्ट पे मैं मैनेजर्स को आने नहीं देता। कि मतलब मेरी स्टोरी मैं ही फाइनल करूंगा, मेरा कैरेक्टर मैं ही फाइनल करूंगा। डायरेक्टर्स हो या प्रोड्यूसर है, उनसे डायरेक्टली मैं ही बात करूंगा। मैनेजर्स का काम मेरे केस में आता है उसके बाद, कि मतलब वो फिर मेरा सारा कुछ प्रोडक्शन से बात करके बताएं कि भाई स्क्रिप्ट कब आ रही है, और फिर फाइनेंसिस का क्या है, लॉजिस्टिक्स का क्या है, शूट डेट्स का क्या है। वो फिर वो मैनेज करते हैं।
बट मैं ये नहीं चाहूंगा कभी भी कि मतलब क्रिएटिव पार्ट में मैनेजर इन्वॉल्व हो और कहानी वो ना सुने, मैं ही सुन, तो वो डिसीजन पूरा होल एंड सोल मेरा रहे। तो अगर आप मैनेजर्स को अच्छे से यूज करते हैं, अगर आप मैनेजर से अच्छे से साठ गांठ करके काम करते हैं, तो चीजें बहुत स्मूथ होगी। बिकॉज यू ऑल्सो रिक्वायर अ टीम हु मैनेजेस आपका डेली का काम, शूट का काम। क्योंकि मुझे एक्टिंग पे फोकस करना है, बाकी चीजें वो देख लेंगे। तो उसके लिए एक बंदा चाहिए होता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो रोहित शेट्टी जी ने बोला, ये अग्री कि मतलब वो क्रिएटिव पार्ट में ना आए मैनेजर, क्रिएटिव पार्ट में वो एक्टर और डायरेक्टर के बीच में कोई बीच में ना रहे। सर तो बॉलीवुड में जैसे ये 100 करोड़ क्लब है, 200 करोड़ क्लब है, तो टॉलीवुड में भी ऐसे क्लब्स के लिए सब पागल है? टॉलीवुड में मतलब यार वो तो सबको खुशी होती है यार उस चीज की, मतलब 100 करोड़, 200। आई अग्री, आई अग्री, बट बॉलीवुड में हर बार लोग पागल हो जाते हैं कि हाँ ये मूवी है तो 100 करोड़ क्लब है ये तो। नहीं, यहाँ पे वैसा उतना तो मैंने नहीं देखा है। लोग यहाँ पे मतलब काम करके, एंजॉय करके तुरंत अगले पे मूव कर जाते हैं। तो वो काफी अच्छा है, मतलब यहाँ पे ऐसा शो ऑफ उतना नहीं होता। बट देखो, एक लेवल तक प्रोड्यूसर शो ऑफ करेगा अगर उसकी पिक्चर कमाई है। बिकॉज आर्ट अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। अगर वो इस फिल्म से पैसे कमाएगा तभी तो अगली 5 फिल्में और बना सकता है ना वो। तो जितना आर्ट जरूरी है, जितना अच्छी कहानी होना जरूरी है, उतना ही अच्छी तरीके से उसको मार्केट करना भी जरूरी है। सभी को एक एक मेंटालिटी है कि बॉलीवुड है तो ड्रग्स है, पार्टीज है, ये सब कुछ है। सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, क्या ये सच में ऐसा है कि इट्स डिपेंड ऑन परसेप्शन? यार आपको पता है, एक सर्वे के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, सबसे ज्यादा ड्रग्स और सबसे ज्यादा नशा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में होता है। बट उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बिकॉज दैट इज नॉट न्यूज। ठीक है। अगर कोई फला फला कंपनी का कोई फला फला एम्प्लॉय ने ड्रग्स लिया है या सेक्सुअल हरासमेंट किया है, दैट इज नॉट न्यूज। देन अगर फिल्मों का कोई किया है, उसका ये मतलब नहीं कि ये भी ये सही हो गया है। गलत दोनों है। और ये आप इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे देखना चाहते हो। आप खुद पे निर्भर करता है कि आप किन किन चीजों से अपने आप को बचाना चाहते हो। आपका सर्कल क्या है, आप किन के साथ उठते बैठते हो, वो आपको डिसाइड करना है। कोई आपको फोर्स नहीं करता किसी भी चीज के लिए। तो मेरे को तो भाई ऐसा कुछ एनकाउंटर मैंने तो नहीं किया। मतलब मैं तो मतलब प्रॉपर काम करता हूँ, आता हूँ, मिलता भी हूँ लोगों से, पार्टीज में भी जाता हूँ। बट मेरे अपने वो है, मतलब क्या बोलना चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस है। मेरे अपने चीजें हैं जो मुझे पसंद है, नहीं पसंद है। मैं अपने दायरे में रहता हूँ भाई। मतलब ये इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। परसेप्शन है, चीजें बहुत आती है, ये न्यूज में बहुत आता है। और लोग भाई बुरे हर जगह हैं। मतलब ठीक है, होंगे शायद बॉलीवुड या टॉलीवुड में ज्यादा होंगे लोगों के हिसाब से। बट फिर भी इन द एंड ये आप पे ही निर्भर करता है दोस्त, कि आप कैसे, मतलब आपको कोई पकड़ के कोई चीज नहीं कराएगा जबरदस्ती। So let's have the rapid fire round. So this is our last round. I think you have some work also. Okay, so yeah, हाँ yeah. भाई, कॉल्स आ Okay. This is the first 10 questions, okay? This is the last one. Favorite Bollywood film? तोमर। Oh, this is my one of the favorite actor and movie also. Yeah. One actor or actress you would love to share the screen. शाहरुख खान एंड Okay. विद्या बालन। A director you are dying to work with. राज एंड डीके, A famous movie line you जिन्होंने फैमिली मैन बनाई। a famous movie line you wish you had delivered. कोई भी फेमस डायलॉग के काश ये मैं बोल सकता। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। आपकी स्पीच भी ऐसी आ रही है। If you could swap a lives with a co-star for a day, who would be?
मनोज वाजपेयी. मनोज वाजपेयी. If your life was a movie title, what it would be? Restless. रेस्टलेस परिंदा टाइप कुछ. One thing you do instantly lift your mood. अपने मूड को लिफ्ट कराने के लिए take a walk. टेक अ वॉक. Yeah. So Take a first walk. thing you do after shooting? I sleep directly. Okay, so suppose if you could time travel to any era of the film, so what era would you like? 70. So that मैं जय संतोषीमा और शोले दोनों थिएटर में बैठ के देख सकता. And a piece of advice you give to aspiring the actors. सीखो, चिल करो, ह्यूमन इमोशन समझो और बस मजा करो भाई, सब हो एक जाता. लास्ट एक बहुत फेमस शायर ने कहा था कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, जैसे खिलौना, माशूका, रुतबा और खुदा. तो आपका नेक्स्ट फितूर क्या है? हाँ. रुतबा या माशूका? फितूर तो भाई फिलहाल यही है कि कोई लीड रोल उठाना है. फिर माशुका आ ही रुतबा जाएगी आपका उसके फितूर बाद. है. करेक्ट, रुतबा. Thank you, Mayank. Thank you so much for your time. It was really enjoying our interview with you. थैंक यू सो मच. It's 2:26. या चलो, Good night. गुड Thank नाइट. you थैंक so यू much. सो मच फॉर हैविंग मी.